जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करके उसे मुख्य धारा में शामिल करने का जो काम आजादी के बाद से टल रहा था, उसे खत्म करने से कश्मीर देश की मुख्य धारा में शामिल हो गया है। ये बात मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि 370 हटने की जो चौथी सालगिरह थी, उस पर वहाँ मैं सरजमीं कश्मीर पर मौजूद थी और मैं बहुत ही ईमानदारी से ये बात आपके सामने रख सकती हूँ। इन बरसों में कश्मीर और कश्मीरियों को जख्म मिले हैं और बहुत मिले हैं। उसके कुछ नासूर अभी भी दर्द देते हैं। मैं इस खबर पर विस्तार से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम की एक बाइट आपके सामने रख रही हूं। We are part of India, yes. She spoke about Kashmiri Pandits. It's the biggest black mark that is on our history of Jammu and Kashmir. We stand proud to be part of this nation. चलिए, आपने कबूल तो किया कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो 33 साल पहले कश्मीर में हुआ वो इतिहास का काला अध्याय है, लेकिन वो काला अध्याय बीत चुका है और 2023 का कश्मीर एक नई कहानी कह रहा है। 4 साल में कश्मीर का कायाकल्प हो गया है। अपनी आंखों से मैंने कश्मीर में अमन, चैन और शांति की तस्वीरें देखी हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के बाशिंदों की आंखों में चमक मैंने खुद महसूस की है, लेकिन कुछ लोग इस चमक को फीका करने पर तुले हुए हैं। कुछ लोग हैं जो कश्मीर को तोड़ने की बातें अभी भी कर रहे हैं, और वो भी उस संस्थान में खड़े होकर जिसे हिंदुस्तान के संविधान का संरक्षक कहते हैं। किसने कहा है, क्या कहा है और क्यों कहा है, सब आप जानेंगे। वादा है कि कोई भी पहलू नहीं छूटेगा। कश्मीर की कहानी 1947 से लेकर 2019 और 2023 के अगस्त महीने तक पूरी होकर रहेगी, लेकिन इस कहानी की शुरुआत करने के लिए आपको लेकर चलती हूं 4 साल पहले। आपके सामने 2 तस्वीरें रखती हूं। इन दोनों तस्वीरों के बीच सिर्फ 1 महीना था, और वो महीना था अगस्त का। साल था 2019, जो कश्मीर सालों से पत्थरबाजी झेल रहा था। सरकार के एक फैसले से वो बंद हो जाती है, अशांति का सिलसिला थम जाता है। वो फैसला कौन सा था? आजादी के बाद से जिस फैसले को लेने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया, जिस फैसले ने एक देश, एक विधान, एक संविधान की मूल परिभाषा को ही छिन्न भिन्न कर दिया था, उस फैसले को बदला मोदी सरकार ने। आर्टिकल 370 खत्म किया, कश्मीर को मुख्य धारा के साथ बाकी हिंदुस्तान के साथ जोड़कर तरक्की की दिशा में कदम बढ़ाने का रास्ता दिखाया। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं और ना लेने आए हैं, लेकिन आज कश्मीर की बात क्यों हो रही है, पहले वो समझ लीजिए, जान लीजिए कि कश्मीर कहता क्या है। ये जो धारा 370 हटाई गई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, टूरिज्म पहले भी आता था, 90 भी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है रूबिका जी। 90 भी आते थे, अनरेस्ट में भी यहाँ पे टूरिस्ट थे। जब आप भी शायद कवरेज किए अमरनाथ यात्रा कंट्रोवर्सी में, यहाँ से कितने वापस चले गए उसका भी हमें हिसाब नहीं है। टूरिस्ट आते थे, जाते थे। हाँ, इतना है कि फ्लो इतना नहीं होता था जितना 2022 और 2023 में है। तो शायद जो मैसेज, पॉजिटिव मैसेज लोगों में गई पूरे देश में कि अब यहाँ पे वातावरण ठीक हुआ है, माहौल अच्छा है, उसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है। आप देख लीजिए, पिछले 2 सालों से माहौल बहुत अच्छा है। कहीं पे कोई ऐसी वारदातें नहीं हुई जैसे हुआ करती थी। तो उसकी वजह से जो गेस्ट है यहाँ पे, वो बेहिचक बगैर किसी खौफ के हमारे ट्रैवल के मतलब अभी मुद्दे हैं या मसाइल हैं, धीरे धीरे तो वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से स्मूथली काम कर रही है, तो आने वाले वक्त में वो भी क्लियर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह बाकी जो आपने हालातों की बात की, 370 जाने के बाद तो काफ़ी मतलब लिमिट में रहे हालात, बाकी इनकाउंटर्स वगैरह भी बहुत कम हुए, और इसके साथ साथ डेवलप भी हुआ, स्मार्ट सिटी भी बनी, तो बहुत अच्छे काम भी हुए। कुछ कमियां हैं लेकिन हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो लोग पहले से जो इतना हालत ख़राब था यहाँ कश्मीर में, तो बहुत सफ़र में गुजरा था कि लोगों को कोई सहारा नहीं था, बहुत मतलब मुसीबत में थे कि आपस में जो अपने जो यूनिटी होता है कि कम्युनिटी हाउस बोटों का या मतलब और कोई भी, वो उस हिसाब से मतलब काम चलाता था। तो लोगों के पास कोई ज़रिया नहीं था, कुछ नहीं था, सब घरों में बैठे थे। कोरोना की वजह से वो टाइम पे भी यही हालत हुआ, हर टाइम पे। क्या अभी लोग ये जो 2 साल हो गए, अभी यहाँ से शुरुआत हो गया, कुछ टूरिज्म आ गया कि उससे थोड़ा आगे हम बढ़ रहे हैं।
ये आज का कश्मीर कह रहा है। लोग बहुत खुश हैं, लोग कह रहे हैं हमें रोजी रोटी मिल रही है। हाथ में जब आपके पैसा आता है ना, आपकी कमाई का, तो आपके हाथों में फिर पत्थर नहीं होता है, आपके हाथों में फिर आइडियाज़ होते हैं, मोबाइल फ़ोन होता है, लैपटॉप होता है। कोई ज़बरदस्ती या किसी के दबाव में आकर ये आज के कश्मीर के लोग नहीं बोल रहे हैं, बल्कि दिल से बोल रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर की फ़िज़ाओं में खुशहाली बह रही है, लेकिन आर्टिकल 370 कश्मीर में फिर से लागू हो जाए, ऐसी चाहत रखने वाले कम नहीं है जनाब। 370 को क्यों हटा दिया, इसी पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ दायर 23 याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस पीठ के अध्यक्ष जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। इसके अलावा इसमें जस्टिस SK कौल है, जस्टिस संजीव खन्ना है, जस्टिस BR गवाई भी हैं और जस्टिस सूर्यकांत इसमें शामिल हैं। इस संविधान पीठ के सामने ही देश के मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने आज कुछ शब्द रखे, जो शब्द कह दिए जिन्हें भारत विरोधी ही कहूंगी। हम मानते हैं कि कपिल सिब्बल बहुत काबिल वकील हैं। उन्होंने जो कहा वो बहुत सोच समझकर कहा होगा, वो जानते होंगे कि वो क्या कह रहे हैं। पहले सुन लीजिए कि कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा क्या, फिर कश्मीर को इतिहास और वर्तमान के तराजू में दोबारा तौलने की कोशिश होगी। But when you want to sever a relationship which has been entered into, you must ultimately seek the opinion of the people. Because people are central to this decision, not the Union of India. It goes counter to the very grain of Article 370. So long as a democracy exists, as it does, in terms of a constitutional democracy, any recourse to the will of the people has to be expressed and sought in terms of establishments. But within a constitution like ours, there is no question of a referendum. कपिल सिब्बल ने अपने विवेक से जो दलील दी, उस दलील को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तुरंत खारिज कर दिया। लेकिन दलील तो दलील है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला भारत संघ का मसला नहीं है, बल्कि कश्मीर की आवाम का मसला है। इसीलिए कश्मीर की आवाम ही आर्टिकल 370 हटाने या लगाने पर फैसले का अधिकार रखती है। मैं यहाँ साफ कर देना चाहती हूँ कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हम कोर्ट प्रोसीडिंग का पूरा सम्मान करते हैं, उसमें दखल देने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन भारत 24 के कुछ सवाल है जो आज पूछे जाने जरूरी है। क्या आर्टिकल 370 लागू करते वक्त कश्मीर की आवाम से पूछा गया था? क्या कश्मीर की आवाम ने कहा था कि उसे आर्टिकल 370 की जरूरत है? क्या कश्मीर के बाशिंदों को आर्टिकल 370 का मतलब भी पता था? हम पूछना चाहते हैं कि जब आर्टिकल 370 लागू करते वक्त आवाम से बात नहीं की गई, तो फिर उस फैसले को हटाने पर हाय तौबा क्यों? ये कैसी बिना सिर पैर की दलील है? सिर्फ अपना केस मजबूत करने के लिए काबिल वकील कपिल सिब्बल कुछ भी दलील दे देंगे। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि कपिल सिब्बल ने जो भी कहा है वो ये जानते समझते हुए कहा है कि इससे राजनीतिक अर्थ भी निकलेंगे, क्योंकि वो महज एक वकील भर नहीं है, राजनेता भी है, सांसद भी है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में, तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील हैं, लेकिन उनकी दलील सुनकर ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने अपने समर्थन में जो तर्क दिया वो और ज्यादा हैरान और हंसाने वाला है। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन को बाहर निकलना चाहिए या नहीं, ये जनता से पूछा गया था। जनमत संग्रह के बाद ही ब्रेक्सिट हुआ था। क्या कपिल सिब्बल नहीं जानते कि ब्रेक्सिट यानी ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना और कश्मीर का भारत अटूट हिस्सा होना दो अलग अलग बातें हैं? यूरोपियन यूनियन कुछ देशों का समूह है। इन देशों में से कोई भी तय कर सकता है कि उसे इसका हिस्सा रहना है कि नहीं रहना है। ये कोई लंदन को इंग्लैंड से अलग करने का जनमत संग्रह नहीं था। ये समझ तो बिल्कुल बेसिक है ना। और ये बार बार आपको कहने की जरूरत नहीं है कि यहां दलील जो है वो किसी का पक्ष लेकर नहीं, निष्पक्ष होकर की जा रही है।
इसीलिए हम आपको कश्मीर और जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम की वो बात बता देते हैं जो नेहरू सरकार के दौरान शुरू हुई थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबाइलियों के भेस में अपनी सेना कश्मीर भेजी। तब तक कश्मीर भारत में शामिल नहीं हुआ था। पाकिस्तानी सेना से बचने के लिए 26 अक्टूबर वो तारीख थी 1947 की, जब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने पर जो समझौता था उस पर सिग्नेचर कर दिया। 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस ने मध्यस्थता की और भारत पाकिस्तान की पहली जंग 5 जनवरी 1949 को खत्म हो गई। इस फैसले के बाद जिसका जिस इलाके पर कब्जा था वो उसी इलाके पर काबिज हो गया। इस बीच 1 जनवरी 1948 को तत्कालीन नेहरू सरकार कश्मीर मसले को लेकर यूनाइटेड नेशंस पहुंच गई। 21 अप्रैल 1948 को यूएन ने जम्मू कश्मीर का हल प्लेबिसाइट या रेफरेंडम से करने का प्रस्ताव पास किया। हालांकि यह भी पहला मौका नहीं था जब रेफरेंडम की बात हुई हो। इससे पहले भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने भी कश्मीर विवाद पर रेफरेंडम कराने की ही बात की थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि 1948 से लेकर अब तक कश्मीर में रेफरेंडम पर क्यों नहीं कराया गया? इस सवाल का जवाब आपको यूएन के प्रस्ताव में ही मिल जाएगा। यूएन ने कहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की सेनाएं कश्मीर से बाहर निकले और फिर शांत माहौल में कश्मीर की आवाम से उनका फैसला पूछा जाए। यानी कश्मीर में रेफरेंडम कराने से पहले पाकिस्तान को पीओके से अपनी सेना पीछे हटानी थी, जो उसने आज तक नहीं की। यहाँ एक बात और है जो आपको जान लेनी चाहिए और हर हिंदुस्तानी को इस बात में जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो कश्मीर के बाशिंदे हो या कन्याकुमारी के नागरिक हो। भारत की आज़ादी के वक्त जूनागढ़ और कश्मीर रियासतों की हालत लगभग एक जैसी थी। जैसा जूनागढ़ रियासत में 80% से ज़्यादा हिंदू आबादी थी, लेकिन शासक मोहम्मद महाबत खान जी थे, जबकि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल्य था, लेकिन यहाँ हिंदू राजा हरि सिंह का शासन था। मोहम्मद महाबत खान जी जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन हरि सिंह ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और ना ही हिंदुस्तान में। अक्टूबर 1947 में हरि सिंह को समझ आ गया कि अगर वो भारत में शामिल ना हुए तो पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा लेगा या कब्जा जमा लेगा। उनका राज तो जाएगा ही, कश्मीर की जनता भी परेशान हो जाएगी और इसीलिए उन्होंने खुद भारत में शामिल होने का फैसला लिया। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पहली बार ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के चुनाव हुए। इनमें अब वहां 33,000 से ज्यादा स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए। अब हमें समझ ये नहीं आ रहा कि जब कश्मीर अपनी मर्जी से भारत में शामिल हुआ, जब उस वक्त पाकिस्तान ने रेफरेंडम कराने की कोई पहल नहीं की, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बावजूद अपनी सेना पीओके से नहीं हटाई, तो आप कपिल सिब्बल किस आधार पर रेफरेंडम की बात कर रहे हैं? और अब तो कश्मीर बहुत आगे बढ़ चुका है, कानूनन भारत का हिस्सा है, पीओके भी हमारा ही हिस्सा है। एक हिस्से का विशेषाधिकार या एक हिस्से को हिंदुस्तान के वो विशेषाधिकार क्यों दिया जाए जो किसी की गलती से रह गया? वैसे भी जब संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ा गया था तो ये टेम्परेरी था, अस्थायी था, यानी ये संविधान का हमेशा हिस्सा रहेगा ऐसा नहीं था। अब ये भी जान लीजिए कि आर्टिकल 370 हटाने के समर्थन में भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्या दिया है। भारत सरकार ने कहा है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में टेरर नेटवर्क तबाह हो गया है। ये सच है। पत्थरबाजी और हिंसा अतीत का हिस्सा बन चुकी है। ये सच है। 2018 में 1767 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूं, 2023 में क्या हुआ होगा? कितनी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई होंगी? 0, 0। 2018 में कश्मीर के 199 युवा आतंकवादी बने, लेकिन 2023 में यह संख्या कितनी रह गई है? 12। कश्मीर में स्कूल, कॉलेज और उद्योग सामान्य रूप से चल रहे हैं, विकास हो रहा है। के उस पार से आतंकवादी घुस जाते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कोई जवाब नहीं देता था। 2 बार पाकिस्तान ने हिमाकत की,
एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी। सरकार के हलफनामे का आधार कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद आई तस्वीरें और फैक्ट्स हैं और हम भी उन्हीं फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। यह अलग बात है कि कोर्ट में केस जीतने के लिए दलीलें मामले की गंभीरता समझे बगैर दी जा रही हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश और संचार नीति बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को देता था, लेकिन बाकी कानून लागू करने के लिए केंद्र सरकार को प्रदेश की रजामंदी चाहिए थी। आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर पर आर्टिकल 356 लागू नहीं होता था, इसीलिए जम्मू कश्मीर राज्य का अलग झंडा हुआ करता था। आर्टिकल 370 के तहत दूसरे राज्यों के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी, एक हिंदुस्तान की और दूसरी प्रदेश सरकार की। जम्मू कश्मीर पर संविधान के आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होता था। फिर मूल मुद्दे पर लौटते हैं। आर्टिकल 370 महिलाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मसला था, क्योंकि कश्मीर की बेटी अगर किसी और राज्य में ब्याही जाती तो उसके पिता की जमीन या उसके परिवार की जमीन उसकी नहीं हो पाती। ये महिलाओं के साथ, कश्मीर की बेटियों के साथ, जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ बड़ा अन्याय था और ये 370 हटने के बाद उस अन्याय को हटाया गया है, खत्म किया गया है। आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें सुनी जा रही है। 23 याचिकाओं में दावा किया गया है कि आर्टिकल 370 हटाना गैर कानूनी फैसला था। इन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रोजाना हो रही है। इस केस के काबिल वकीलों से हम सिर्फ आग्रह कर रहे हैं कि आप वो तर्क दीजिए जो देश की एकता को बढ़ाए, अखंडता को बढ़ाए। ऐसे तर्क दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट आपकी बात माने, लेकिन देश विरोधी माहौल कतई मत बनाइए।